एक आदमी को एक खूंखार भालू ने इतनी बुरी तरह घायल कर दिया था कि उसका गला और पेट पूरी तरह चीर फाड़ दिए गए थे और वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी इसी बेबसी का फायदा उठाकर उसके ही वफादार साथियों ने उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसे जिंदा मिट्टी में दफन करके बर्फीले जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो आदमी मरा नहीं, वो मौत से लड़कर वापस आया, सिर्फ अपने बेटे के कातिलों को मौत के घाट उतारने के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1823 से, जहां घने और खतरनाक जंगलों के बीच शिकारियों की एक टीम मौजूद होती है। इस टीम में लगभग 45 लोग थे जिन्होंने कई जंगली जानवरों का शिकार किया होता है। ये लोग जानवरों की खाल निकालकर उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। अब ये सभी खालों को बांधकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जंगल के आदिवासी लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आदिवासी लोग बेहद गुस्से में होते हैं और अगले ही पल तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे शिकारी टीम के कई लोग वहीं मारे जाते हैं। दरअसल आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन्हें शक था कि इसके पीछे यही शिकारी लोग हैं। शिकारी भी जवाबी हमला करते हैं, लेकिन आदिवासी संख्या में कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाते और इनके लगभग 35 साथी मारे जाते हैं। अब सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचे थे और टीम के कैप्टन को भी समझ आ जाता है कि अगर वो यहाँ और रुके तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि जितनी खालें उठा सकते हो उठाओ और तुरंत बोट की तरफ भागो। इसी बीच मूवी का मेन कैरेक्टर ग्लास अपने बेटे के पास पहुंचता है और उसे जल्दी से बोट तक पहुंचने के लिए कहता है। तभी वो देखते हैं कि आदिवासियों का एक और बड़ा ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब इनके पास लड़ने का कोई मतलब नहीं बचा था, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बोट की तरफ भागने लगते हैं। इस दौरान शिकारी टीम के और भी कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी तरह बोट तक पहुंचकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आदिवासी लोग बची हुई सारी खालों पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन कबीले के सरदार को अपनी बेटी नहीं मिलती। तब वो अपने लोगों से कहता है कि यहाँ बची हुई सारी खालें उठा लो, हम इन्हें फ्रेंच शिकारियों को देंगे और बदले में उनसे घोड़े और बंदूकें लेंगे। लेकिन मेरी बेटी की तलाश तब तक जारी रहेगी जब तक वो मिल नहीं जाती। दूसरी तरफ अमेरिकन शिकारी काफी दूर निकल आने के बाद भी डरे हुए होते हैं और हर वक्त बंदूकें ताने तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आदिवासी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि आगे किस रास्ते से जाया जाए। तब कैप्टन ग्लास से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें बोट छोड़कर जमीन के रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी नदी का पीछा करते हुए जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे और जमीन का रास्ता हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन टीम का एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है, ग्लास की इस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और अगर हम वहां से गए तो आदिवासी हमें रास्ते में ही मार देंगे। लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि ग्लास इस इलाके को हम सबसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसी की बात माननी चाहिए। आखिरकार जॉन भी मान जाता है। हालांकि टीम के कुछ लोग अब भी ग्लास के फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए वो लोग बोट के जरिए नदी के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जमीन के रास्ते जाने वाले लोग बोट से उतर जाते हैं, जबकि बाकी लोग नदी के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। अब कैप्टन सभी से कहता है कि हमें सारी खालें यहीं छिपा देनी चाहिए, ताकि रास्ते में वजन की वजह से कोई परेशानी ना हो। सभी को उसकी बात सही लगती है और वो सारी खालों को पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं, ताकि अगर कभी दोबारा यहाँ लौटें तो उन्हें वापस ले सकें। इसके बाद ये सभी जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब उनके सामने असली मुश्किलें आने वाली थीं, क्योंकि सर्दी का मौसम करीब था और उन्हें कई हफ्तों तक इन खतरनाक जंगलों में पैदल सफर करके जिंदा बचना था। इसलिए अब ये सभी लोग सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि उस खतरनाक जंगल से भी लड़ने के लिए तैयार थे। लगातार कई घंटों तक पैदल चलते चलते शाम हो जाती है और आखिरकार ये लोग रात गुजारने के लिए जंगल में ही एक जगह रुक जाते हैं। कुछ देर बाद पूरा जंगल अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता है और सभी वहीं सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है जिन्होंने ग्लास के जमीन वाले रास्ते के फैसले पर भरोसा नहीं किया था। आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी को बेरहमी से मार डालते हैं। अब आदिवासियों को भी समझ आ जाता है कि बाकी शिकारी जंगल के रास्ते भागे हैं, इसलिए वो पूरे जंगल में फैल जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। दूसरी तरफ ग्लास और उसके साथी लगातार कई घंटों से जंगल में पैदल चल रहे होते हैं और अब थकान उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी, इसलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए वहीं डेरा डाल देते हैं। सभी को भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ग्लास अकेले जंगल में शिकार ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि आसपास कोई मौजूद है, इसलिए वो तुरंत बंदूक निकालकर सावधान हो जाता है।
तभी उसकी नजर सामने खड़े भालू के 2 छोटे बच्चों पर पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि ग्लास वहां से चुपचाप निकल पाता, अगले ही पल एक विशाल भालू उस पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक दूर जा गिरती है। भालू उसे बार बार उठाकर पटकता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। ग्लास अब पूरी तरह बेबस हो चुका था, इसलिए वो खुद को शांत करके जमीन पर लेट जाता है। जब ग्लास हिलना बंद कर देता है तो भालू भी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी ग्लास किसी तरह अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि अपने साथियों के लिए शिकार कर सके। लेकिन उसी पल भालू दोबारा लौट आता है। ग्लास जल्दी से गोली चलाता है, लेकिन गोली भालू के सिर की बजाय उसके गले में लगती है। इससे भालू और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और अपने पंजों से ग्लास का गला बुरी तरह चीर देता है। इसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी को अपने पंजों से नोच डालता है। हालांकि गोली लगने की वजह से भालू भी कमजोर हो चुका था। ग्लास आखिरी हिम्मत जुटाकर अपना चाकू निकालता है और भालू पर कई वार कर देता है, जिससे दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। आखिर में भालू ग्लास के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन अब वो मर चुका होता है। वहीं ग्लास की हालत भी मौत जैसी हो चुकी थी, क्योंकि उसका गला बुरी तरह फट चुका था और पूरी बॉडी गहरे जख्मों से भर चुकी थी। वो दर्द से तड़प रहा था और उसकी सांसें तक ठीक से नहीं चल पा रही थीं। तभी उसके साथियों को गोली की आवाज याद आती है और वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ग्लास के ऊपर मरा हुआ भालू पड़ा है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को हटाते हैं और ग्लास को वापस अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद उनमें से एक आदमी उसके जख्मों को सीना शुरू करता है। दर्द के कारण ग्लास की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसका गला लगभग फट चुका था और शरीर पर गहरे घाव थे। उसके जख्म देखकर सभी समझ जाते हैं कि शायद अब ग्लास जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ आदिवासी सरदार बची हुई खालों को फ्रेंच शिकारियों को दे देता है और बदले में उनसे घोड़े और बंदूकें ले लेता है। यानी अब ग्लास और उसके साथियों की मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली थीं, क्योंकि अब आदिवासी सिर्फ तीर कमान से नहीं बल्कि बंदूकों से भी हमला कर सकते थे। इधर ग्लास इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका था कि वो चल भी नहीं सकता था। इसलिए उसके साथी लकड़ियों से एक स्ट्रेचर बनाते हैं और उसे उस पर लिटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो बारी बारी से ग्लास को उठाकर काफी दूर तक ले जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बेहद मुश्किल था। उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ था जहां से गुजरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। रास्ता इतना खराब था कि वहां अकेला आदमी भी मुश्किल से चढ़ पाता, इसलिए ग्लास को ऊपर ले जाना लगभग असंभव था। फिर भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी उनका कैप्टन अपने एक आदमी से कहता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल अब वो ग्लास को गोली मारने वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि ग्लास सिर्फ दर्द झेल रहा है और अब उसका बचना नामुमकिन है। ग्लास दर्द से तड़प रहा होता है और उसे यहाँ से जिंदा घर ले जाना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन जैसे ही कैप्टन गोली चलाने वाला होता है, तभी ग्लास का बेटा सामने आ जाता है और उससे ऐसा न करने की विनती करता है। ये देखकर कैप्टन रुक जाता है, क्योंकि वो जानता था कि आज वो सभी लोग सिर्फ ग्लास की वजह से जिंदा हैं। कैप्टन वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी 2 आदमी ग्लास के मरने तक उसके पास रुकेंगे, उन्हें गांव लौटने पर $100 दिए जाएंगे। वो चाहता था कि ग्लास को कम से कम एक नेचुरल मौत मिले और उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ठीक तरीके से किया जाए। तभी ग्लास का बेटा हॉक बिना एक पल गंवाए कहता है कि वो अपने पिता के साथ रुकेगा। वहीं एक दूसरा लड़का जिसका नाम फ्रेजर होता है, वो भी कहता है मैं भी रुकूंगा, चाहे उसे पैसे मिलें या नहीं। लेकिन दोनों अभी उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए कैप्टन कहता है कि इनके साथ एक और आदमी का रहना जरूरी है। तभी जॉन आगे आता है और कहता है कि वो रुकेगा, लेकिन $100 बहुत कम है। इस पर कैप्टन कहता है कि ठीक है, $200 मिलेंगे। तभी हॉक और फ्रेजर दोनों कहते हैं कि वो अपने हिस्से के पैसे भी जॉन को दे देंगे। ये सुनते ही जॉन के चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगता है। वो कहता है कि $300 में तो वो अपना घर खरीद सकता है और वैसे भी ग्लास ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद बाकी लोग वहां से आगे निकल जाते हैं और जॉन, हॉक और फ्रेजर ग्लास के साथ वहीं रुक जाते हैं। जॉन ग्लास के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी ग्लास की सांसें चल रही होती हैं। अगले दिन हॉक और फ्रेजर खाने और पानी की तलाश में वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान जॉन पास ही जमीन खोदना शुरू कर देता है। कई घंटे गुजर जाते हैं और जब जॉन देखता है कि ग्लास अब भी जिंदा है तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो ग्लास के पास आता है और कहता है, तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है। आदिवासी लोग हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और अगर वो यहाँ तक पहुंच गए तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद जॉन ग्लास से कहता है कि अगर तुम अपनी पलकें बंद कर लो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन उसके मन पर वार करते हुए कहता है कि शायद तुम अपने बेटे को भी बचाना नहीं चाहते। अपने बेटे का नाम सुनते ही ग्लास की आंखें बंद हो जाती हैं।
बस अगले ही पल जॉन उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसकी सांस रोकने लगता है। ग्लास दर्द और बेबसी में तड़प रहा होता है। तभी अचानक हॉक वहां पहुंच जाता है और बंदूक के जोर पर जॉन को पीछे धकेल देता है। हॉक गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक जॉन चाकू निकालता है और ग्लास के सामने ही हॉक के पेट में घोंप देता है। ग्लास का गला पूरी तरह फटा हुआ था, इसलिए वो चाहकर भी चिल्ला नहीं सकता था। वो सिर्फ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता रह जाता है। इसके बाद जॉन हॉक की बॉडी को उठाकर दूर छिपा देता है ताकि फ्रेजर को कुछ पता ना चले। कुछ देर बाद जब फ्रेजर वापस लौटता है तो वो हॉक के बारे में पूछता है। जॉन उससे झूठ बोल देता है कि वो आसपास ही होगा और थोड़ी देर में लौट आएगा। ग्लास बार बार फ्रेजर को सच बताने की कोशिश करता है कि जॉन ने उसके बेटे को मार दिया, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। रात हो जाती है और जॉन और फ्रेजर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन फ्रेजर को डराते हुए कहता है कि उसने यहाँ से कुछ दूरी पर लगभग 20 आदिवासियों को हमारी तरफ आते देखा है। अगर वो यहाँ पहुँच गए तो हम सबको टुकड़ों में काट देंगे। ये सुनकर फ्रेजर घबरा जाता है और पूछता है कि फिर ग्लास और हॉक का क्या होगा। जॉन जवाब देता है कि अगर हॉक जिंदा होगा तो वो खुद हमें ढूंढ लेगा, लेकिन फ्रेजर कहता है कि ग्लास अभी भी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि उसके मरने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। ये सुनते ही जॉन गुस्से में ग्लास को पैरों से पकड़कर घसीटना शुरू कर देता है। ग्लास का पूरा शरीर जख्मों से भरा था और वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी जॉन उसे उसी गड्ढे में डाल देता है जिसे उसने पहले खोदा था और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। जिम डर कर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर जॉन ठंडे चेहरे के साथ कहता है, ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसा वादा किया था मैं इसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। और जिम से कहता है कि अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। जिम को ग्लास की ये हालत देखकर अंदर से बहुत दुख होता है, इसलिए वो ग्लास से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर ग्लास, लेकिन मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो पानी की एक बोतल उसके पास रख देता है और वहां से चला जाता है। अब ग्लास पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। वो कई घंटों तक उसी कब्र में अधमरी हालत में पड़ा तड़पता रहता है, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर यहाँ पड़े पड़े मरना ही है तो क्यों ना आखिरी बार बचने की कोशिश की जाए। इसी सोच के साथ वो पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करता है और असहनीय दर्द सहते हुए किसी तरह कब्र से बाहर निकल आता है। ग्लास की हालत बेहद खराब थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो रेंगते हुए सीधे उस जगह पहुंचता है जहां उसके बेटे की लाश छिपाई गई थी। अपने बेटे की लाश देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग बचती है। इसके बाद वो अपने बेटे की लाश पर सिर रखकर वहीं सो जाता है। दूसरी तरफ सुबह होते ही जॉन जिम को उठाकर कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आदिवासी हमारे पीछे आ रहे हैं। लेकिन तभी जिम को एहसास होता है कि जॉन उससे झूठ बोल रहा था। ये सुनकर वो जॉन पर बंदूक तान देता है। तब जॉन उसे समझाता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं तुम्हें डराता नहीं तो तुम उस अधमरे इंसान के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते। वैसे भी ग्लास मरने ही वाला था। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना वापस उसके पास जा सकते हो। डर के कारण जिम आखिरकार उसकी बात मान लेता है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ग्लास अब भी उसी इलाके में होता है और भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो रेंगते हुए एक जगह पहुंचता है जहां किसी जानवर का कंकाल पड़ा होता है। वो उसमें से हड्डी तोड़कर उस पर लगा सूखा मांस खा लेता है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से रेंगता हुआ एक पहाड़ी के किनारे पहुंचता है जहां नीचे एक नदी बह रही होती है। ग्लास को तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो किसी तरह नदी तक पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है, पानी उसकी गर्दन से बाहर निकलने लगता है क्योंकि उसका गला बुरी तरह फटा हुआ था। अब ग्लास समझ चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले उसे अपने घावों का इलाज करना होगा। उसके पास थोड़ा बारूद बचा हुआ था। वो सूखी घास इकट्ठा करके आग जलाता है और बारूद अपनी गर्दन के कटे हिस्से पर डाल देता है। इसके बाद वो जलती हुई लकड़ी अपनी गर्दन पर लगाता है, जिससे बारूद भड़क उठता है और उसका घाव जलने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका फटा हुआ मांस आपस में जुड़ सके। इस दौरान दर्द इतना भयानक होता है कि ग्लास वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो कई दिनों तक नदी के किनारे ही पड़ा रहता है। वो पानी पीकर और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर किसी तरह खुद को जिंदा रखता है। एक दिन आदिवासी लोग उसी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ग्लास को देख पाते, ग्लास तुरंत नदी में कूद जाता है और बहते पानी के साथ काफी दूर निकल जाता है। बर्फ जैसे ठंडे पानी में रहने की वजह से उसकी हालत और खराब हो जाती है।
वो किसी तरह आग जलाकर खुद को गर्म करता है और फिलहाल वहीं रुकने का फैसला करता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगते हैं। अब वो थोड़ा बहुत चल भी सकता था। नदी किनारे होने की वजह से पानी की कमी नहीं थी, लेकिन खाने का इंतजाम करना अब भी मुश्किल था। वो मछलियां पकड़कर उन्हें कच्चा खाकर गुजारा करता और किसी तरह खुद को जिंदा रखता। एक रात जब वो सो रहा होता है, तभी उसे दूर आग की लपटें दिखाई देती हैं। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी बड़ा शिकार पकाकर खा रहा है। जैसे ही वो आदमी ग्लास को देखता है, तुरंत उस पर तीर कमान तान देता है। तब ग्लास इशारों से समझाता है कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है, उसे सिर्फ खाना चाहिए। वो आदमी उसकी हालत समझ जाता है और उसे खाने के लिए मांस का एक टुकड़ा दे देता है। इसके बाद दोनों वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह जब वो आदमी ग्लास के जख्म देखता है तो उससे पूछता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। तब ग्लास उसे बताता है कि वो अपने साथियों के साथ शिकार पर था, तभी एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। बाद में उसके साथियों ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया और उसके बेटे को भी मार डाला। ये सुनकर उस आदमी को ग्लास पर बहुत तरस आता है। वो बताता है कि फ्रेंच शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को भी मार दिया था। ये कहते हुए वो आदमी इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो बदला नहीं लेना चाहता, क्योंकि बदला लेना ऊपर वाले के हाथ में है। वो आदमी ग्लास के जख्मों को देखकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ सफर कर सकते हो। इसके बाद दोनों एक ही घोड़े पर बैठकर बर्फीले जंगलों के बीच आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन और जिम आखिरकार अपने गांव के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में दाखिल होने से पहले जॉन जिम को चेतावनी देता है कि रास्ते में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है कि अगर कैप्टन को सच पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मजबूरी में जिम उसकी बात मान लेता है। गांव पहुंचने के बाद दोनों कैप्टन के पास जाते हैं और जॉन झूठ बोलते हुए कहता है कि वो ग्लास की आखिरी सांस तक उसके साथ रहे और उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया। साथ ही वो ये भी बताता है कि ग्लास का बेटा आदिवासियों के हाथ लग गया था और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से लौटे हैं। ये सुनकर कैप्टन अपने वादे के मुताबिक दोनों को $100 देता है, लेकिन जिम बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जो कुछ हुआ उसने उसे अंदर से तोड़ दिया है। जॉन उसके हिस्से के पैसे भी उठा लेता है और कहता है कि रास्ते में जो कुछ हुआ उससे वो लड़का सदमे में है। दूसरी तरफ ग्लास उस आदमी के साथ बर्फीले रास्तों में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास पहले से ही बुरी हालत में था और उसके जख्म भी सड़ने लगे थे, इसलिए कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। तब वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ियों का छोटा सा झोपड़ा बनाता है, उसके गीले कपड़े उतार कर उसे अंदर लिटा देता है और बाहर आग जलाता है ताकि उसे गर्मी मिल सके, और किसी तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब ग्लास उठता है तो वो देखता है कि वो आदमी वहां नहीं है। वो लड़खड़ाते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है और अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर लटकी लाश पर पड़ती है। किसी ने उस आदमी को फांसी देकर मार दिया था। तभी कुछ दूरी पर ग्लास को फ्रेंच शिकारी दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि यही लोग उसके कातिल हैं। ग्लास चुपके से उनके घोड़ों के पास पहुंचता है और तभी वो देखता है कि एक फ्रेंच शिकारी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आदिवासी सरदार की बेटी होती है। दरअसल यही फ्रेंच शिकारी असली किडनैपर थे, लेकिन आदिवासी सरदार को अब तक लगता था कि उसकी बेटी अमेरिकन शिकारियों के पास है। अगले ही पल ग्लास चुपचाप पीछे से आता है और उस फ्रेंच आदमी को मारकर लड़की को आजाद कर देता है। इसके बाद वो तेजी से एक घोड़े पर बैठता है और बाकी घोड़ों की रस्सियां खोलकर गोली चला देता है, जिससे सारे घोड़े डर कर भाग जाते हैं। अब फ्रेंच शिकारी घोड़ों के बिना उसका पीछा नहीं कर सकते थे। हालांकि भागते वक्त ग्लास की पानी की बोतल वहीं गिर जाती है। रात को ग्लास एक पेड़ के नीचे रुकता है, लेकिन अगली सुबह वो देखता है कि आदिवासी लोग उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। वो तुरंत घोड़े पर बैठकर भागना शुरू कर देता है। पीछा करते हुए आदिवासी लगातार उसके करीब आते जा रहे थे। ग्लास उनमें से 1-2 लोगों को गोली मारता है और घोड़े को और तेजी से दौड़ाता है। तभी उसके सामने एक ऊंचा पहाड़ आ जाता है, जिसके नीचे गहरी खाई थी, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो रुकता तो आदिवासी उसे मार डालते, इसलिए ग्लास घोड़े समेत खुद को उस खाई में गिरा देता है। नीचे गिरते हुए वो एक पेड़ से टकराता है और फिर बर्फ की मोटी परत पर जा गिरता है। घोड़ा चट्टानों पर गिरकर मर जाता है, लेकिन ग्लास किसी तरह बच जाता है। हालांकि उसकी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। तभी वहां भयंकर तूफान शुरू हो जाता है और ठंड जानलेवा हो जाती है। ग्लास समझ जाता है कि अगर उसने तुरंत कोई गर्म जगह नहीं ढूंढी तो वो ठंड में जमकर मर जाएगा। इसलिए वो मरे हुए घोड़े का पेट चीरकर उसके अंदर घुस जाता है और पूरी रात उसी के अंदर बिताता है। अगली सुबह मौसम साफ हो चुका होता है और ग्लास एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ जिस जगह ग्लास को पहुंचना था वहां एक घायल फ्रेंच शिकारी पहुंचता है और अमेरिकन शिकारियों से मदद मांगता है। वो लोग उसे अंदर ले आते हैं। तब कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। वो आदमी बताता है कि एक आदमी ने उनके कैप्टन को मार डाला और फिर सारे घोड़ों को आजाद कर दिया। दरअसल वो ग्लास की बात कर रहा था। साथ ही वो ये भी बताता है कि घोड़े भागने के बाद उनकी पूरी टीम बिखर गई। सर्दी और भूख की वजह से कई लोग मर गए और कुछ को भेड़ियों ने मार डाला। सबूत के तौर पर वो आदमी अपने साथियों का कुछ सामान दिखाता है और तभी एक पानी की बोतल निकालकर कहता है कि जिस आदमी ने हमारे कैप्टन को मारा था उससे भागते वक्त ये बोतल गिर गई थी। ये वही बोतल होती है जो जिम ने ग्लास को छोड़ते समय उसके पास रखी थी। बोतल देखते ही जिम के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो तुरंत कहता है कि ये तो ग्लास की बोतल है। इसके बाद सभी लोग उस फ्रेंच आदमी से पूछते हैं कि उनके कैप्टन को कहाँ मारा गया था। वो आदमी उन्हें लगभग 30 मील दूर की जगह बता देता है। ये सुनते ही कैप्टन कुछ आदमियों को लेकर घोड़ों पर ग्लास को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जॉन समझ चुका था कि अब सच ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं है। कई घंटों के सफर के बाद रात हो जाती है और ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां फ्रेंच आदमी को वो बोतल मिली थी। कैप्टन सभी को चारों तरफ फैलकर ग्लास को ढूंढने के लिए कहता है। तभी दूर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है। ग्लास को जिंदा देखकर कैप्टन पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि जॉन ने तो उसे मरा हुआ बता दिया था। कैप्टन तुरंत उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तब ग्लास उसे सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनते ही कैप्टन के अंदर गुस्सा भड़क उठता है और वो तुरंत गांव लौटता है ताकि जॉन को पकड़ सके। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जॉन तिजोरी से पैसे चुराकर पहले ही भाग चुका है। गुस्से में कैप्टन जिम को मारता है और अपने आदमियों से कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन तभी ग्लास उसे रोकते हुए कहता है कि इसमें जिम की कोई गलती नहीं थी। उसे वहां हुई किसी भी सच्चाई का पता नहीं था। इसके बाद कैप्टन फैसला करता है कि अब वो खुद जॉन को पकड़ने जाएगा क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का कत्ल किया और पैसे भी चुराए। तभी ग्लास कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। पहले तो कैप्टन मना करता है और कहता है कि तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन ग्लास शांत आवाज में कहता है कि वो इतनी दूर सिर्फ जॉन तक पहुंचने के लिए जिंदा बचा है और उसे सिर्फ वही मारेगा। आखिरकार कैप्टन उसकी बात मान लेता है और दोनों घोड़ों पर निकल पड़ते हैं। अब दोनों जॉन के घोड़े के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो अलग अलग रास्तों पर बंट जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जॉन एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा बैठा होता है। अचानक वो बाहर निकलकर कैप्टन पर बंदूक तान देता है। कैप्टन उसे कहता है कि उसके ऊपर हत्या का इल्जाम है, इसलिए उसे उसके साथ चलना होगा। लेकिन जॉन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे ही कैप्टन बंदूक निकालने की कोशिश करता है, जॉन उसे गोली मार देता है और कैप्टन वहीं गिरकर मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास उस तरफ पहुंचता है और कैप्टन की लाश देखकर समझ जाता है कि जॉन भाग चुका है। तभी ग्लास एक चाल चलता है। वो लकड़ी की एक बड़ी टहनी तोड़कर कैप्टन की पीठ से बांध देता है ताकि उसका शरीर सीधा दिखे। इसके बाद वो कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर बैठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आगे ग्लास बैठा है और पीछे कैप्टन की लाश पड़ी है। जॉन भी यही समझता है और सामने वाले आदमी पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो नीचे गिर जाता है और जॉन के चेहरे पर राहत आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास आखिरकार मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो लाश को पलटता है, उसका चेहरा डर से बदल जाता है। अगले ही पल पीछे वाले घोड़े से ग्लास उठता है और जॉन पर गोली चला देता है। गोली उसके कंधे में लगती है और वो जान बचाकर भागने लगता है। ग्लास भी बिना रुके उसका पीछा करता है और पीछा करते करते दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी नदी के दूसरी तरफ आदिवासी कबीले वाले पहुंच जाते हैं। अब जब ग्लास जॉन को मारने ही वाला होता है, तभी उसे उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसे खाना दिया था और बाद में फ्रेंच लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया था। उस आदमी ने कहा था कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसका फैसला ऊपर वाला खुद करता है, इसलिए बदला लेने के बजाय उसे किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। यही सोचकर ग्लास जॉन को मारने की बजाय नदी में छोड़ देता है। जॉन बहते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां आदिवासी उसे पकड़कर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग नदी पार करके ग्लास के पास आते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। दरअसल कबीले के सरदार को उसकी बेटी वापस मिल चुकी होती है और वो लड़की अपने पिता को बता चुकी थी कि ग्लास ने ही उसे फ्रेंच शिकारियों से बचाया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।